कैसे पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कमीशन का टॉपिक स्टार्ट किया था कि अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है कुछ कमीशन जो है वो सेटअप किए गए थे, कुछ सुझाव जो है वो दिए गए थे ताकि अपने देश के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन को जो है वो डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो सुधार करने के लिए, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ कमीशन, कुछ कमेटी, कुछ एक्ट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप एक बार देख लेना। वहां पे 3 कमीशन हम लोगों ने जो है वो पढ़े थे। ओके, तो हम लोगों ने जो वो देखा कि पहले जो अंग्रेज थे, ठीक है, फॉरेनर्स जो थे, फॉरेनर बोल रहा हूं, सॉरी, जो ब्रिटिशर थे, तो उनका अपने इंडिया के अंदर जो है एजुकेशन सेक्टर में कोई भी ज्यादा उनका मतलब ध्यान देने का कोई मन नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की कहानी आपको मैंने बताई। ठीक है, तो उनको फिर बाद में लगा कि यार एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हमको कुछ लोग चाहिए, अब उनको तैयार करना पड़ेगा और इंग्लिश यहाँ के लोगों को आती नहीं है तो उनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए उन लोगों ने जो है वो क्या किया, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो एंट्री किया। ठीक है, एक बार जल्दी से एक बार ना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे कैसे हुआ था। एक बार देख लो, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म क्यों किया, तो वो आपको मैंने बता दिया। क्योंकि वो ये चाहते थे अपने देश के अंदर, मतलब यहाँ इंडिया के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पीसफुली अगर रन करना है तो यहाँ के लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ की हायर क्लास को हम लोग सिखा देंगे और वो फिर मतलब हम ब्रिटिशर का ये मानना था कि हम मासेज ऑफ पीपल जो है उनको एजुकेट नहीं करेंगे, हम अपना पैसा जो है उनके ऊपर नहीं लगाएंगे, हम कुछ लोगों को सिखा देंगे और फिर उनको बोलेंगे भाई तुम सिखाते रहो उनको, बाकी लोगों को। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसके ऊपर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। आप सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने देश के अंदर ब्रिटिशर ने जो हायर एजुकेशन सेक्टर में जो उसने सुधार करने की शुरुआत करी, वो कहां से करी, जब चार्टर एक्ट जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 जो है वो पास किया गया। ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस किसका, एजुकेशन का, फॉर इंडियन एंड सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म। ठीक है ना, और इस चार्टर एक्ट को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर उन्होंने 1 लाख रुपया जो है वो दिया और वो बोले 1 लाख रुपया हम जो है वो एलोकेट करेंगे किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर। कुछ और बातें भी थी, हम लोगों ने देख लिया था यहां पे। ठीक है, अब इसकी समस्या ये थी कि लेट हो गया और पैसा जो है वो लास्ट तक भी नहीं मिला था। ठीक है ना, तो उसके बाद में फिर आया आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और उसने जो है वो क्या किया, वो बोले कि देखो जी, चार्टर एक्ट के अंदर जो हमने 1 लाख रुपया एलोकेट किया था ना, उस पैसे को हम लोग ओनली इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, लगाएंगे। तो जो पैसा एलोकेट किया गया था उसको री एलोकेट करने के लिए जो है वो आया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और जिसके अंदर ये बोला गया कि हम लोग जो है वो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करेंगे, हम जो आपकी ओरिएंटल एजुकेशन है उसके ऊपर वो पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर यहीं पे जो है वो डिस्प्यूट राइज हो गया। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट का और एंजेलिस्ट का। तो उस डिस्प्यूट को निपटान करने के लिए आया मैक्यूले मिनट, लॉर्ड मैक्यूले को अपॉइंट किया गया और उसने उसका निपटान किया और वो बोले कि देखो ऐसा है कि पढ़ाई जो पैसा है वो खर्च होना चाहिए किस पे, अगर देश में मतलब तरक्की भी करनी है तो अपने को जो है वो क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा ओनली किस पे, इंग्लिश एजुकेशन पे। तो मॉडर्नाइजेशन की उसने बात करा और उसने भी अल्टीमेटली वही बात बोली कि भाई पैसा जो है वो लगाएंगे किस पे, इंग्लिश एजुकेशन पे। ठीक है, फिर ये सब हमने पढ़ लिया था। ओके, इसके बाद फिर आया आपका वुड्स डिस्पैच, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो सुझाव दिए गए, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई और उसके ऊपर काम भी एक्चुअल के अंदर हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली इंग्लिश जो एजुकेशन है उसका मैग्ना कार्टा है। यहां से प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने देश के अंदर इंग्लिश एजुकेशन जो है वो क्या किया, स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी और रिकमेंडेशन के बेस पर जो है वो क्या किया गया, प्रेसिडेंसी जो स्टेट थी 3, वहां पे जो है वो यूनिवर्सिटी भी ओपन किया गया। 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है उनको क्या किया गया, ओपन किया गया। फिर वो बोले कि यूनिवर्सिटी जो होगी ना उसका जो फंक्शनिंग होगा वो कैसे होगा, लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पे होगा। तो यहाँ पे एक सीनेट होगा, वीसी होगा, चांसलर होगा, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, अब ये यहां तक का हमने जो है वो सारा काम देख लिया। ठीक है, तो 3 कमीशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले नंबर पे तो जो है वो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा, चार्टर एक्ट के बाद हमने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पढ़ा और इसी के अंदर आया आपका मैक्यूले मिनट। फिर इसके बेस पर जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया वुड्स डिस्पैच, जिसको एजुकेशन डिस्पैच भी बोलते हैं। ये किसने भेजा, चार्ल्स वुड जो थे वो, उन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, उनको लेटर जो है वो भेजा और लेटर के अंदर कुछ उन्होंने सुझाव दिए अपने। ठीक है, उसके बेस पर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया, उसके बेस पर कुछ काम हुआ। यहां तक का सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक और अब हम लोग जो वो शुरुआत करने जा रहे हैं आगे, बोले तो हंटर कमीशन से। देखो, हंटर कमीशन की अगर बात करते हैं तो अभी तक क्या था, जो वुड्स डिस्पैच था उसके अंदर, उसको मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है। ओके, तो वुड्स डिस्पैच में जो रिकमेंडेशन दी गई
उस पे एक्चुअल में काम हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज को चेक करने के लिए जो है वो आया आपका हंटर कमीशन, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। ध्यान देना मेरी बात को, क्या मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, ये देखने के लिए कि वुड्स डिस्पैच, जो वुड्स डिस्पैच था 1854 के अंदर जो आया, उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जो सुझाव दिए गए थे, उनको एक्चुअल के अंदर वर्किंग में लाया गया है या नहीं लाया गया, इस चीज को चेक करने के लिए जो है वो विलियम हंटर को जो है वो क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, कमीशन सेटअप किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हंटर कमीशन। आओ पढ़ते हैं जी। तो पहली बात तो हंटर कमीशन को अपॉइंट किसने किया, अपॉइंट किया जी लॉर्ड रिपन, जो उस टाइम पे जो है वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो उन्होंने जो है वो अपॉइंट किया किसको, चेयरमैन विलियम हंटर को, और विलियम हंटर को बोल दिया कि जाओ और जाके चेक करो, क्या चेक करो, टू मेक श्योर दैट द प्लान लेड आउट इन द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वर प्रॉपर्ली कैरी आउट प्रॉपर्ली और नोट। तो मतलब ये देखो कि वुड्स डिस्पैच में जो प्लान हमने डेवलप किया था, क्या वो प्लान अब जो है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसके लिए आया क्या आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हंटर कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी, पहले वो पढ़ा था। रिकमेंडेशन में सबसे पहला प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट। जो हंटर कमीशन था ना, उसने ये बोला कि देखो अगर देश के अंदर बढ़िया तरीके से आपका एजुकेशन को प्रमोट करना है ना, तो आपको प्राइवेट लोगों को भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, मतलब उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा एजुकेशन इंपार्ट करने में, क्योंकि प्राइवेट लोग जो है ना, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, तो वो बढ़िया तरीके से एजुकेशन को इंपार्ट करेंगे और जिससे क्वालिटी जो है वो क्या होगी, सुधरेगी। तो उसने सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या दिया, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सो दैट टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। दूसरा, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो बच्चों को बेटर तरीके से जो है वो पढ़ा पाए। तो यहां पर टीचर ट्रेनिंग की भी बात किया गया। फिर उन्होंने ये बोला कि टाइम टू टाइम पे जो कॉलेजेस है ना, उनका क्या होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, ताकि कॉलेज की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। तो असेसमेंट ऑफ कॉलेज। फिर उन्होंने बोला एक्सपेंशन होना चाहिए किसका, एजुकेशन का, जिसके अंदर आपको पावर सौंपनी चाहिए किसको, लोकल अथॉरिटी को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पे बात किया गया नीड फॉर द लोकल गवर्नमेंट टू एक्सपेंड जनरल एजुकेशन फैसिलिटी मेकिंग एजुकेशन मोर असेसेबल लोकली। और फिर उन्होंने जो है वो बोला इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज जो है उनको पैसा प्रोवाइड करे ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप कर पाए। स्पेशल ग्रांट टू इंप्रूव द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी। अब इसके ऊपर कुछ काम हुए। अब क्या क्या चीजें हुई देखो, सबसे पहले ये बोला गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा ना प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे उनको पढ़ाने के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देगा वो तो होगी क्या, मदर टंग में, ठीक है, जो उनकी मातृभाषा है उसी के अंदर हम लोग जो उनको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश एजुकेशन रिमेन एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी एंड हायर स्टेज के ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, ओनली इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही आप लोग जो बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। आगे हम जो है वो अपॉइंट करेंगे टीचर्स को। अपॉइंटमेंट जो होगा टीचर का वो किया जाएगा शुड बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, और इसको अप्रूव करेगी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बताया ना यहाँ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर हमने काम किया। फिर जो करिकुलम होगा, जो सिलेबस होगा, शुड इंक्लूड, सिलेबस के अंदर क्या क्या होंगे, यूजफुल सब्जेक्ट होंगे लाइक एग्रीकल्चर, एलिमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस एंड नेटिव मेथड जो है उनको भी हम यूज करेंगे, जो इंडिया के जो देसी मेथड है, ठीक है, मैथमेटिक्स के, उनको भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। आगे स्प्रेड करेंगे प्राइमरी एजुकेशन फॉर द ट्राइबल एंड बैकवर्ड पीपल शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, और जो बैकवर्ड एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, तो उन तक शिक्षा पहुंचाना वो जो है वो ड्यूटी रहेगी किसकी, गवर्नमेंट की। फिर यहां पे बोला गया कंट्रोल ओवर द प्राइमरी एजुकेशन वाज हैंडेड ओवर टू द लोकल बॉडी एंड म्युनिसिपैलिटी, और ये काम गवर्नमेंट को सौंपा गया। और गवर्नमेंट का मतलब यहां पे जो है वो क्या, लोकल बॉडी और म्युनिसिपैलिटी को काम दिया गया कि आप जो है वो क्या करेंगे, दूर दराज के एरिया में, ट्राइबल एरिया में, ठीक है, या रिमोट एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, या पिछड़ा वर्ग जो है, तो उनको भी शिक्षित करने का आप काम करेंगे। ये सब बातें जो है वो की गई किसके अंदर, हंटर कमीशन में। तो पहली बात तो हंटर कमीशन को क्यों लेके आए, ये चेक करने के लिए कि वुड्स डिस्पैच में जो बातें बोली गई थी, जो प्लान हमने वहां पे डेवलप किया था, वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। और फिर इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी, उसके ऊपर कुछ काम हुए। अब जब ये आया, हंटर कमीशन आया, इसके बाद में सन 1901 में अंग्रेज बैठे थे, और बैठे बैठे उनके मन में जो है वो घूमने के लिए गए शिमला, और शिमला बैठे बैठे उनके मन में आया कि यार देश के अंदर जो है वो शिक्षा पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ही मिलकर के, ध्यान देना, अंग्रेजों ने ही मिलकर के शिमला में बैठे बैठे एक कॉन्फ्रेंस कर ली। और किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडियंस के लिए। और इंडिया के एक भी पर्सन को अपॉइंट ही नहीं किया। मतलब जो उन्होंने शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो करी, उस कॉन्फ्रेंस में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। अब अगर इंडियन मेंबर ही नहीं होगा तो इनपुट कहां से मिलेगा आपको, तो जो इनपुट मिलेगा वो अंग्रेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अंग्रेज क्या, देखो
एक एरिया के बारे में जो बेटर नॉलेज है वो वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जानता होगा, या अगर बाहर से आप किसी पर्सन को लेंगे वो जानता होगा? सर जो लोकल पर्सन होगा वही जानता होगा, यस और नो? यस। तो यहां पे जो शिमला एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये पहले बता देता हूं इसका कंक्लूजन कि ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस क्या बोलती है, उसमें क्या सुझाव दिए गए थे वो देखेंगे, और फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला वो आपको मैंने बता दिया, फेल हो गई थी। रीजन ये था इसका सबसे बड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंडियन नहीं था। आओ पढ़ते हैं। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हुई जिसमें हमने डिस्कस किया इशू इन दी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पूरे के पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ना कि सिर्फ हायर एजुकेशन, सभी पूरे के पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो चर्चा की गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड कर्जन, ये वाइस रॉय थे उस टाइम पे किसके? इंडिया के, और इन्होंने कॉन्फ्रेंस को जो है वो क्या किया? लीड किया। आगे मेजर जो क्रिटिसिज्म था ना इसका, इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे मेजर जो क्रिटिसिज्म था वो ये था दैट इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इस कॉन्फ्रेंस में एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं था। अब अगर वो ही नहीं होगा तो क्या आपको इनपुट सही से मिलेगा? क्या नहीं। अब इसका कुछ एजेंडा था, 4 बातें हैं इसकी जो अपने को याद करके जानी है। सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जो आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को इंक्लूड किया गया। ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन रेंजिंग फ्रॉम द प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, इन सबको इंक्लूड किया गया। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, यहां ये बोला गया कि हम जो है वो एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे जिसका नाम रहेगा डायरेक्टर जनरल, और जो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो क्या करेगा? ओवरसी करेगा। टू ओवरसी एंड मैनेज द एजुकेशन अफेयर इन इंडिया। फिर थोरो रिफॉर्म करेंगे, बहुत ज्यादा सुधार करेंगे ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इंप्रूव की जा सके। एंड फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ये बोला गया गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाएंगे, एंड जो कंट्रोल जो है ओवर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको भी हम क्या करेंगे? हार्ड करेंगे। ठीक है, ये 4 बातें इसके अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उठी। अब जो इसका रिजल्ट है वो क्या है? दिस कॉन्फ्रेंस फेल शॉर्ट बिकॉज इट लैक इनपुट फ्रॉम इंडियन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंडियन इंक्लूड ही नहीं थे। तो ये इसकी एक क्या थी? कमी थी। शिमला कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया। जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो यहीं पे आपके लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन को भी बाद में ये लगा कि यार हमने जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को तो इंक्लूड किया ही नहीं। ठीक है, और उनको भी बाद में एहसास हो गया कि यार ये कॉन्फ्रेंस का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने यहीं पे जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो क्या किया? सेटअप किया। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, और इसका जिम्मेदारी दी गई थॉमस रेलिक को। थॉमस रेलिक, इसको जो है वो रेलिक कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो 1901 के अंदर क्या हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई और ये फेल हो गई, तो इसकी जगह पे जो है फिर क्या किया गया? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। ये एस्टेब्लिश किसने किया? वही लॉर्ड कर्जन ने, और इसका जो चेयरमैन बनाया गया वो बनाया गया किसको? थॉमस रेलिक को। ठीक है, और एजेंडा वही था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को जो है वो क्या करना है? इंप्रूव करना है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये सब लिंकेज के अंदर है। ठीक है ना, अगर लिंक में पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको सारी। चलो जी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करते हैं। इसको रेलिक कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, एट शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया किसको? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को। आगे ये जो कमीशन है इट इज लेड बाय द लॉ मेंबर सर थॉमस रेलिक। ठीक है जी, अब इसको क्यों अपॉइंट किया गया? टू इंप्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन जो है इसको क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया। अब इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी। पहले जो रिकमेंडेशन थी उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें रिकमेंड किया गया वे टू मॉडर्नाइज एंड एनहांस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अपने को मॉडर्नाइज करना है और उसको एनहांस करना है, इसके बारे में इस पे बात किया गया। दूसरा फाउंडिंग ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, इसके अंदर यह बोला गया कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर हम ना एक क्या करेंगे? इंपीरियल लाइब्रेरी ओपन करेंगे, जहां पे यूनिवर्सिटी को जो है वो इंपोर्टेंट जो है वो बुक्स और जो मैटर आपको चाहिए वो सब अवेलेबल हो जाए। इट एम टू प्रोवाइड वैल्यूएबल एजुकेशनल रिसोर्सेज टू सपोर्ट लर्निंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी। अब आइए इसमें कुछ खास बातें और क्या। फिर ये बोला गया मोर न्यू यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश। इसके अंदर जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था इसमें बोला गया कि नई नई यूनिवर्सिटी को अपने को क्या करना पड़ेगा? एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड प्रीवेलिंग यूनिवर्सिटी शुड बी रीऑर्गेनाइज, और जो प्रीवेलिंग यूनिवर्सिटी है उनको क्या करेंगे? रीऑर्गेनाइज करेंगे।
ठीक है। फिर यहां पे बोला गया कि सीनेट और सिंडिकेट जो है उनको उनको क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। सीनेट कौन होता है, जो मतलब यूनिवर्सिटी में दो बॉडी बनाई जाएंगी, एक होगा सीनेट और एक होगा सिंडिकेट। यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल मैटर को तो मैनेज करेगा कौन, सिंडिकेट, और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक मैटर को मेंटेन जो है वो कौन करेगा, सीनेट करेगा। तो सीनेट का काम क्या रहेगा, एकेडमिक एंड जनरल कंट्रोल, और जो सिंडिकेट है इसका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, मैनेज करना फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। तो ये क्या करेगा, मैनेज करेगा फाइनेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर को, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या, जो तीनों प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है ना, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, उनके अंदर जो है वो 50 से 100 मेंबर जो है वो होंगे किसमें, सिंडिकेट में और सीनेट में। पढ़ते हैं, द सिस्टम ऑफ सीनेट एंड सिंडिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड दैट द सीनेट शुड हैव द मेंबर बिटवीन 50 से लेके 100, ठीक है। और ये बात क्या गया तीनों यूनिवर्सिटी के लिए, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। और ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था ना, इसके बेस पर बना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। एक बार मैं दिखा देता हूं, ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बेस पर बना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। और इसमें भी ये सेम बात बोली गई, इसमें भी ये सेम बात बोली गई, ये वाली मैंने लिखा ना, ऑल्सो इंक्लूड इन द नेक्स्ट कमीशन 1904, मतलब वो जो एक्ट बनाया गया उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया। आगे एफिलिएटेड कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। मतलब हर यूनिवर्सिटी का जिम्मा रहेगा कि जो कॉलेज उसने क्या करें, उसके थ्रू जो कॉलेज अप्रूव किए गए हैं, ठीक है, एफिलिएट हैं जो उससे, तो उनको टाइम टू टाइम पे यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी। आगे प्रॉपर अमेंडमेंट शुड बी मेड इन द करिकुलम एंड द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, ठीक है, और जो एग्जामिनेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी का, उसको हम प्रॉपर्ली क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, उसको मॉडर्नाइज करेंगे। आगे प्रॉपर इक्विपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी शुड बी मेंटेन। यूनिवर्सिटी शुड आल्सो फंक्शन एज ए टीचिंग यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो है वो फंक्शन करेगी एज ए टीचिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये था आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ये तो कमीशन सेटअप हुआ 1902, ठीक है। अब कमीशन के बेस पर हम लोगों ने एक एक्ट बना दिया और उसका नाम रखा गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो कमीशन के बेस पर क्या किया, एक्ट एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्ट है वो क्या था, ऑन द रिकमेंडेशन, जो सुझाव दिए गए थे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में, उसके बेस पर जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो क्या किया, पास ऑन कर दिया गया। तो बोलता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इज पास इन 1904, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड अपग्रेड द सिस्टम टू ए बेटर लेवल, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो क्या किया गया, 3 रिफॉर्म की बात किया गया। सबसे पहला ये बोला गया कि गवर्नेंस रिफॉर्म करेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी जो होगी ना, इस एक्ट के अंदर जो है वो सुधार किया गया कि कैसे एक यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्न की जाएगी, प्रोमोटिंग मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट। दूसरा से अब जो है वो क्या किया गया, वीसी को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ये इस वीसी को कैसे अपॉइंट करेंगे, उसकी गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई, ठीक है। एंड इशुएंस ऑफ द ग्रांट, हर यूनिवर्सिटी को जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे हर साल 5 सालों तक, ठीक है। द एक्ट स्पेसिफाइड दैट ईच यूनिवर्सिटी वुड रिसीव ए ग्रांट ऑफ INR 5 लाख रुपए पर एनम फॉर 5 ईयर, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ बात की गई। अब इसका आउटकम जो निकल के आया वो क्या है, सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन। आपको यूनिवर्सिटी में क्या देखने को मिलेगा, स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के मतलब इंडिया में लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो उनके फंक्शन है वो आपको एक जैसे देखने को मिलेगी। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी उनको ब्रिटिश नॉर्म्स के हिसाब से जो वो क्या किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। मतलब ब्रिटिश जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ब्रिटिश जो रूल्स है, उनके हिसाब से क्या किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। एंड सेंट्रलाइजेशन, द एक्ट सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी अफेयर गिविंग मोर अथॉरिटी टू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो एक्ट है, अब इसमें ये बोला गया कि मेन जो पावर है वो किसके पास रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। हर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है लेकिन मेन पावर जो है वो किसके पास में रहेगी, ब्रिटिशर के पास में रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो आउटकम निकल के आया। अब एक बार ये देख लो, सबसे पहला यूनिवर्सिटी आर गिवन द राइट ऑफ टीचिंग अलोंग विद द राइट टू कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी को जो है पढ़ाने का राइट तो था ही और साथ में जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का भी राइट मिला। दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था उसने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। अब सीनेट जो होगा ना तो उसके क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, ठीक है। फिर रूल्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है उसका इलेक्शन होगा, ठीक है ना। रूल्स रिलेटिंग टू एफिलिएशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आर मेड स्ट्रिक्टर, ठीक है जी। आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट, दो द नंबर ऑफ कॉलेजेस डिक्लाइन येट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कंसिडरेबली। तो बोलते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट के बेस पर कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेज जो है वो उनकी संख्या तो क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि अब एफिलिएशन बहुत ही स्ट्रिक्टर कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए। ये था आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इसके बाद आया जी आपका
गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। अब ये क्या थी, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको क्या कर दो, कंपलसरी कर दो, उसको फ्री करो, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्या, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। अब यहां पे जो है वो क्या, इंस्पायर्ड बाय द महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ठीक है जी। अब इसमें क्या बात बोली गई, सबसे पहला बोलते प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड फ्री एंड कंपल्सरी इन द एरिया जहां पे 35% ऑफ द बॉयज आर रिसीविंग एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन को क्या करें, फ्री करें, और साथ में क्या करें, कंपल्सरी करें। दिस प्रोविजन शुड अप्लाई टू एज ग्रुप ऑफ 6 से लेके 10 साल। तो 6 से लेके 10 साल के बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन जो हम क्या करेंगे, फ्री प्रोवाइड करेंगे आगे, और कंपल्सरी हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिवर्सिटी एंड 185 कॉलेज जो है वो अभी क्या इनसफिशिएंट है, तो नई नई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को जो है वो क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए आगे। इसमें फोकस किया गया किस पे, वुमेन्स के ऊपर भी, और उनके लिए स्पेशल प्रैक्टिकल यूटिलिटी के जो है वो सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया। स्पेशल करिकुलम ऑफ द प्रैक्टिकल यूटिलिटी फॉर गर्ल्स, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर ऑफ वुमेन टीचर एंड इंस्पेक्टर शुड बी इंक्रीज, ये बात इसके अंदर बोली गई। तो जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, इसमें बेसिकली जो है वो बात किया गया किसका, दो बातें थी, एक तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी करेंगे, ठीक है, और फ्री करेंगे, और दूसरी जो बात बोली गई वो थी आपका वुमेन एजुकेशन, इसके बारे में। इसके बाद आया जी आपका सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। देखो प्रेसिडेंसी जो स्टेट थी ना, मेन जो स्टेट थी वो कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, लेकिन उनमें मेन जो थी वो कैलकाटा थी। अब कैलकाटा के अंदर यूनिवर्सिटी हमने एस्टेब्लिश कर थी, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को देखने के लिए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था सैडलर, और फिर एक कमीशन सेटअप किया गया, उसको बोलते हैं सैडलर कमीशन, या उसी को बोलते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन समझ जाना किस लिए सेटअप किया गया, यह देखने के लिए कि क्या कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो फंक्शनिंग है वो सही है या नहीं है। तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 या कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ओवर, पहला वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेके 1917-18 के पीरियड तक चला। तो जैसे फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो क्या हुआ, खत्म हुआ, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में, मेनली टू लुक इनटू द अफेयर ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो काम है उसको चेक करने के लिए, मतलब टू चेक हाउ कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑपरेटेड एंड हाउ इट कुड बी इंप्रूव। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कैसे ऑपरेट हो रही है, उसको कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, इस चीज को चेक करने के लिए जो है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन को एस्टेब्लिश्ड किया गया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे माइकल ई सैडलर। कौन थे, माइकल ई सैडलर। मेन जो मोटिव था इसका, इस कमीशन को सेटअप करने का, वो क्या था, टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी इन रिलेशन टू द क्वेश्चन इन इट प्रेजेंट। तो मोटा मोटी ये जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी को अपने को देखना था उसकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, और अगर कोई समस्या है तो उसको किस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करें, निपटान करें। इसके लिए एक कमीशन सेटअप किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे, माइकल ई सैडलर, या इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ रिकमेंडेशन थी, क्या क्या थी, सबसे पहला मैट्रिकुलेशन एग्जाम, ये बोला गया द कमीशन ने रिसीव किया द रोल ऑफ दिस एग्जाम, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं, पहले 10वीं की बात की गई, फिर 11वीं 12वीं की बात की गई। तो बोला गया द कमीशन ने रिव्यू किया रोल ऑफ दिस एग्जाम इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड सजेस्ट किया रिफॉर्म टू अलाइन इट विद बेटर यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड। तो ये बोला गया 10वीं के एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से आप करवाओ ताकि बच्चों को जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है वो तैयार किया जा सके, पहला तो ये बोला गया। फिर मूविंग इंटरमीडिएट क्लास, जो इंटरमीडिएट क्लास थी 11वीं और 12वीं, पहले 11वीं और 12वीं जो है वो होती थी कहां पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में होती थी 11वीं 12वीं, स्कूल में नहीं होती थी। अब ये बोला गया कि भैया 11वीं 12वीं जो कॉलेज के अंदर हो रही है ना उसको हटाओ, क्योंकि 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है ना उनको पढ़ाने के लिए स्कूल एजुकेशन बेस्ट है। तो ये उसमें रिकमेंडेशन दिया गया कि 11वीं 12वीं को जो है वो कॉलेज से हटा के उसको डाला जाए किसमें, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा बना के और स्कूल के अंदर डाला जाए। तो बोला गया बिफोर दिस कमीशन, इस कमीशन से पहले 11th एंड 12th वर टॉट इन यूनिवर्सिटी, 11वीं 12वीं पढ़ाई जाती थी कहां पे, यूनिवर्सिटी में। टू एनहांस द एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कमीशन ने रिकमेंड किया दैट दीज क्लासेस शुड बी ट्रांसफर टू स्कूल, इन क्लासेस को ट्रांसफर किया जाए कहां, स्कूल में, क्योंकि कमीशन ये मानता है कि स्टूडेंट एट दिस स्टेज
कुड बी टॉट मोर इफेक्टिवली यूजिंग द स्कूल मेथड, क्योंकि इस स्टेज के बच्चों को स्कूल मेथड से बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फिर इसमें बोला कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फुल टाइम वीसी होना चाहिए, ठीक है। फिर लिंकिंग टीचिंग विद द रिसर्च, कि आप टीचिंग भी करें और साथ में रिसर्च भी करें ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो बोलते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एनकरेज द प्रैक्टिकल लर्निंग। आई होप ये 4 रिकमेंडेशन समझ में आ गया होगा। मैट्रिकुलेशन में तो ये बोला गया कि मैट्रिक के एग्जाम को बढ़िया तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, सो दैट बच्चों को जो है हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। फिर इंटरमीडिएट क्लास के लिए क्या बोला गया, 11वीं 12वीं जो पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है उसको दोबारा से स्कूल में डाला जाए। और फिर फुल टाइम वीसी होना चाहिए और टीचिंग को जो है वो जोड़ेंगे किसके साथ, रिसर्च के साथ। अब एक स्पेशल बात जो इसमें बोली गई वो ये कि जो हमने पहले सिंडिकेट और सिनेट 2 पोस्ट बना रखी थी, सिनेट जो है उसका मेन काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का, और सिंडिकेट जो है वो क्या करेगी, फाइनेंस मैटर संभालेगी। अब इनको हम रिप्लेस करेंगे। ये जो 2 बॉडी हैं जो हमने बनाई हैं, क्या है, एक तो सिंडिकेट थी और एक सिनेट। हर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बॉडी आपको देखने को मिलेगी, एक होगी सिंडिकेट और एक होगी सिनेट। सिंडिकेट का मतलब क्या, सिंडिकेट क्या करेगा, मैनेज करेगा बिजनेस साइड ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक मनी। सिंडिकेट जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है बिजनेस साइड ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक मनी, रूल्स, मेकिंग थिंग्स हैपन। और जो सिनेट का जो मेन काम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। ये टुक केयर ऑफ द एकेडमिक साइड लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग, अप्रूविंग कोर्सेज एंड कीपिंग एन आई ऑन हाउ वेल स्टूडेंट वर डूइंग, ठीक है। तो ये पहले 2 बॉडी चलती थी यूनिवर्सिटी में और ये बोला गया कि अब हम इसको जो है वो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मतलब सिंडिकेट और सिनेट को क्या करेंगे, रिप्लेस। तो सैडलर कमीशन में इसको क्या चेंज किया गया और इसकी जगह 2 बॉडी बनाएंगे, एक होगा कोर्ट और एक होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कोर्ट जो है वो क्या करेगा, कोर्ट वुड फोकस ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। तो गवर्नेंस जो है वो कौन संभालेगा, कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो संभालेगी फाइनेंशियल मुद्दे। तो वुड हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर। तो यूनिवर्सिटी में जो पहले 2 पोस्ट थी सीनेट एंड सिंडिकेट की, उसको हम रिप्लेस करेंगे किस नाम से, कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से। अब इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा, दिस चेंज वाज मीन टू मेक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट क्लियरर एंड मोर एफिशिएंट, सो डिसीजन कुड बी मेड फास्टर एंड द स्कूल कुड रन बेटर ओवरऑल। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक रिकमेंडेशन ये था कि सिंडिकेट और सीनेट को रिप्लेस करेंगे किससे, कोर्ट से एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। अब यहां पे कुछ और बातें भी थी और वो क्या क्या थी, आओ देखते हैं। सबसे पहला ये बोला गया कि स्कूल कोर्स 12 जो है वो 12 इयर्स का होना चाहिए। दूसरा, मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट जो है आफ्टर मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं के बाद में स्टूडेंट हैज टू पास एन इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम द इंटरमीडिएट कॉलेज विच वुड प्रोवाइड फॉर इंस्ट्रक्शन आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड द टीचिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि 10वीं के बाद में जो है वो आपके जो करिकुलम होंगे वो क्या क्या होंगे, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये द डिवाइडिंग लाइन जो होगी ना बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द स्कूल कोर्स शुड प्रॉपरली बी ड्रॉन एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देन एट द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो बोलता है अब जो डिवाइडिंग लाइन रहेगी, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या सेकेंडरी कोर्सेज में पढ़ना है, तो ये जो लाइन है वो डिपेंड करेगी किस पे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मतलब 11वीं 12वीं पे। तो 12वीं के बाद ही आपका जो है वो दाखिला होगा कहां पे, यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ड्यूरेशन जो रहेगी डिग्री कोर्स की वो रहेगी कितनी, 3 साल। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन मोर एंकरेजमेंट, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको मोर एंकरेज करेंगे ताकि एजुकेशन क्वालिटी में सुधार ला सके। सेंट्रलाइज रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी शुड बी एंकरेज, दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन ऑटोनॉमी टू फैसिलिटेट देयर डे टू डे वर्किंग। तो रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी इनको भी एस्टेब्लिश करेंगे। आगे स्पेशल बोर्ड बनाएंगे फॉर वुमेन एजुकेशन के लिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। प्रोविजन बनाएंगे ऑफ द फैसिलिटी आर टू बी मेड फॉर ट्रेनिंग टीचर एंड सेटअप करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड डेक्का। ठीक है, तो ये कुछ सुधार थे। मेन तो रिकमेंडेशन ये थी, आपको मैंने बता दिया। मैट्रिकुलेशन एग्जाम के बारे में बता दिया, बढ़िया तरीके से लेंगे ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। इंटरमीडिएट क्लासेस मतलब 11वीं 12वीं, तो वो कहां पे होनी चाहिए, स्कूल में ही होनी चाहिए। वो पहले कहां हो रही थी, कॉलेजेस में, अब उसको बोलते हैं भाई स्कूल में ही करवाओ। फिर फुल टाइम वीसी होना चाहिए और टीचिंग को जो है वो लिंक करेंगे किससे, रिसर्च से। ये था आपका सैडलर कमीशन। क्या नाम था, सैडलर कमीशन, या इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। ओके जी, इसकी क्या रिकमेंडेशन थी वो हमने पढ़ लिया। आप एक काम करो, एक बार यहीं तक कर लो, ठीक है। अब जो बाकी बच गया इसका प्री इंडिपेंडेंस का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 लेक्चर आज अपने कंप्लीट हो गए। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यार तुम वीडियो देख रहे हो कमेंट नहीं करते हो, प्लीज यार कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करोगे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चा पढ़ भी रहा है। ओके, और
बाकी इसके जो शुरू के 2 लेक्चर है वो एप्लीकेशन में डले हुए हैं, फ्री है, वो वहां पे जाके उसको देख लेना। 1 रुपए का कोर्स हमने जो है लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा का पूरा पेपर 1 जो है वो फ्री पढ़ाएंगे आप लोगों को जून 2025 के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए डीआई और हायर एजुकेशन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं हर एक चीज बिल्कुल एकदम डिटेल के अंदर, ठीक है ना। और साथ में एमसीक्यूज भी हम जो है वो इसके अंदर हम कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको कर लेना। बाकी कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे जो डिटेल कोर्सेज है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी जो मतलब कंप्लीट जो कोर्स है तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, नीचे एक नंबर है उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।